जय तो भारतम। साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं अपने YouTube चैनल से, विभाजन गाथाएं। जी हाँ, विभाजन गाथाएं 1947 की विभाजन की जो स्थिति थी वह हम भारतीयों के मन में रह रह करके पीड़ा उत्पन्न करती रहती है। यह आधारित है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, जी हाँ वही डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो आपके चहेते हैं, जिनका मुस्काता चेहरा आपको हमेशा आनंदित करता है। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं, जिनका जन्म 9 जुलाई 1945 को हुआ और सौहार्द सम्मान, शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान जैसे कई सम्मान उनकी झोली में हैं। और अगर प्रकाशन की बात करें तो पाषाण युग, शब्दों का जंगल, दोस्त अब पर्दा गिराओ, यह और बात है। और उसी कड़ी में जुड़ते हैं उनके जीवनी संस्मरण, यात्रा संस्मरण, मोरारजी देसाई जेपी, वे 48 घंटे, एक शहर की आत्मकथा, वे दिन वे लोग, टूटी दीवार के आर पार, सूफी लौट आए हैं, सांझे पुल, विभाजन गाथाएं। इन्होंने सीमा टाइम्स से अपने कार्य की शुरुआत की और उसके बाद सीमा टाइम्स, दैनिक हिंदी मिलाप, दैनिक वीर प्रताप, दैनिक हरियाणा पत्रिका, चंडीगढ़ राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन, दी ट्रिब्यून ग्रुप, दैनिक जनसंदेश, दैनिक जागरण, युगमार्ग जो अभी भी प्रकाशित हो रहा है, और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, इन सब पत्र पत्रिकाओं में बतौर संपादक काम किया। और इसमें एक चीज़ और विशेष मैं आपको बता दूं कि सन 2001 से 2005 तक डॉक्टर चंद्र त्रिखा हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक भी रह चुके हैं और केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य हैं। उन्हीं की पुस्तक विभाजन गाथाएं को हम बतौर सीरीज़ आपको सुना रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि विभाजन का जो वो क्षण था, 1947 की जो स्थितियां थी वो हमारे हृदय में आज भी चुभती हैं, दर्द करती हैं, परेशान करती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस भाग का शीर्षक है दर्जन भर लोग, तबाही की स्क्रिप्ट। वे मात्र दर्जन भर लोग थे। उन्हें यह तो विश्वास था कि पूरे उपमहाद्वीप में करोड़ों लोग उन पर भरोसा करते थे, मगर करोड़ों ऐसे भी थे जिनका सरोकार सीधी सादी आसान सी जिंदगी तक सीमित था। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी रोटी, रोजी, छत और तन ढांपने के लिए वस्त्रों की खातिर निरंतर जूझना पड़ता था। इन्हीं करोड़ों में ऐसे भी थे जो मध्यम वर्ग में प्रवेश कर गए थे। वे लोग धर्मपरायण भी थे और जातिवादी भी थे, मगर धर्म और जाति की सीमाओं के बाहर भी उनकी दुनिया मौजूद थी। घरों में, चौक चौराहों पर, गांव की चौपालों पर, चाय खानों में, ढाबों में ये लोग धर्म और जाति को हाशिए पर रखकर एक दूसरे के बगलगीर होते, बतियाते, दुख सुख बांटते, ज़रूरतों व हैसियत के अनुसार एक दूसरे की आर्थिक मदद भी करते थे। इन्हें दर्जन भर लोगों के राजनीतिक भाषणों से कम ही सरोकार होता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इनसे जमीनें भी छीन ली थी और प्राकृतिक संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया था। इनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था। कभी कभार स्वाद बदलने के लिए किसी ऐसे रेस्तरां या होटल में जाने की छूट नहीं थी जहां गोरे जाते थे। उन्हें गोरों व उनके कारिंदों को बेवजह सलामी देनी होती है। उन्हें अपनी बहू बेटियों को गोरों व उनके कारिंदों की नज़रों से बचाकर रखना होता था। उनकी आबरू पर जब भी चोट होती वे तीर मिलाते थे, बदला लेने की कस्में खाते थे, बद्दुआएं देते थे और इसी एक दलील पर वे देश के दर्जन भर बड़े बड़े नेताओं की बातें भी सुनते थे। इन्हीं दर्जन भर बड़े नेताओं ने इस उपमहाद्वीप के भविष्य के बारे में कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिनका सीधा संबंध इन करोड़ों आम आदमियों की जिंदगी से। मगर इन आम लोगों को ज़मीनी स्तर पर ऐसे फैसलों के लिए न तो तैयार किया गया
न ही सावधान किया गया, न ही बड़े लोगों ने अपने स्तर पर जमीनी हकीकतों का सही सही आंकलन करने का कोई प्रयास किया। इन बड़े लोगों में गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, लियाकत अली, माउंटेन बेंटन और बलदेव सिंह शामिल थे। इन्होंने अपनी मदद के लिए वीपी मेनन, रेडक्लिफ व दर्जन भर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का सहारा लिया। वीपी मेनन राजनीति की जमीनी हकीकतों से अपरिचित था। रेडक्लिफ अपनी जिंदगी में पहली बार उस समय भारत आया था जब उसे सीमांकन के लिए बुलाया गया। वह भारत के उस भाग की सामाजिक संरचना, भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे तो बस चंद लकीरें खींचनी थी जो कि राजस्व रिकॉर्ड से मेल खाती हों और जनसंख्या संतुलन यथासंभव से जुड़ी हों। करोड़ों सामान्य जनों को इन दर्जन भर बड़े लोगों के निर्णयों को मानना था। उनके पास अपनी राय देने का विकल्प भी नहीं था। भारत विभाजन ने इस उपमहाद्वीप को जहां 2 देश दिए, 2 राष्ट्रपति दिए, 2 प्रधानमंत्री दिए, 2 सेनाएं दी, वहां करोड़ों लोगों को बेघर किया, उन्हें शरणार्थी बनाया, उन्हें अपनी जड़ों से उखड़ने पर विवश किया। लगभग 5 लाख लोग विश्व के इस सबसे बड़े जनसंख्या प्रत्यावर्तन में मारे गए। लगभग 2.5 लाख लोग शरणार्थी बने। लाखों युवा स्त्रियों को बलात्कार की यंत्रणा झेलनी पड़ी। लाखों लोग अपाहिज हो गए। लगभग 72 वर्ष पूर्व हुए इस नरसंहार की यंत्रणा पीढ़ियों ने भोगी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्हें वह भुलाने में बरसों लगे, मगर स्मृतियों में से यंत्रणाएं खारिज नहीं हो पाई। उन्हीं दिनों के कुछ भुक्तभोगी बयानों को दर्ज करने का प्रयास कई स्तरों पर हुआ, मगर सभी अभियान अधूरे रहे। बहरहाल बचे खुचे लोगों में से जो कुछ भी मिला उसे बिलबिलाते शब्दों में समेटा और प्रस्तुत किया ताकि संवेदनाओं एवं यंत्रणाओं का पिंडदान हो सके। इनमें यंत्रणा व विभीषिका के ऐसे मंजर प्रस्तुत हैं जो किसी प्रमाण के मोहताज नहीं हैं।